डाका, तेरे वोट पे डाका। धांधली हुई है, धांधली की गई है, हमें धांधली करने वाला भी मालूम है, और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। न आपको नजर नहीं आता कि यहाँ पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है। न आपको नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। न आपको नजर नहीं आता कि मालूम जुब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। कोई घबराहट नहीं है जी, बल्कि जब ये तहरीक नाकाम होगी ये ज्यादा कमजोर बनेंगे। अभी तक इन्होंने जलसे कर रहे हैं, उसके बाद भी तो कोई इन्होंने प्रोग्राम देना कि हमें कैसे करने। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। मैदान जंग गुनाह कबीरा, लगता है कि कोई एक तबले जंग बजा हुआ है और अब इट्स एन अमेजिंग एनवायरनमेंट। आज जो पेशावर में जलसा था उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आई जो पहले जलसों में शायद नहीं थी। पहले कुछ सख्त बातें करती थी, मरीम नवाज़ करती थी, थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ बचा के, पहलू बचा के बिलावल भुट्टो करते थे, मौलाना फजल रहमान और मियाँ साहब का बयाना बड़ा करीब था। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी। एक तो जो सेकेंडरी भी थी क़यादत, छोटे दरमियाने लीडर जो पहले आते हैं, जो थोड़ा सा माहौल गरमाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फौज पे बोले। और फिर जो मेन लीडर्स थे, यानी कि अख्तर मेंगल साहब, मौलाना फजल रहमान, महमूद अकशकज़ई, अमीर हैदर होती, ये तमाम लोग, इवन बिलावल भुट्टो, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग बोले। लग ये रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे जलसे गुजर रहे हैं, एक नवाज शरीफ का बयानिया शायद हावी होता जा रहा है एक पीडीएम के बयानिए के ऊपर, जो शुरू में एक मॉडरेट बयानिया था और वहीं पे बिलावल भुट्टो कहते थे मैं शॉक्ड भी हूँ, मैं नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या ये भी पॉलिटिकल बार्गेनिंग की चिप है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा सख्त तरीके से बोल रही है, ख़ास तौर पर जीबी इलेक्शंस के बाद? क्योंकि कुछ बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि शायद एक डील, बहुत बड़ी डील हो रही है 32 से 33 बिलियन रुपए की, जो अदा किए जाएंगे और एक बहुत बड़े सियासी शख्सियत के जो सा ये रेफरेंसेस हैं और नैब की चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो ख़त्म हो जाएगी और फॉल गाय बनेंगे, एक साहब थे सफ़ेद गोरे चिट्टे रंग के, बड़ी उम्र के थे, जो कहा जाता था कि एक ज़माने में कराची वही चलाते हैं, चाहे कराची के बैंकर्स हों या चाहे के कमिश्नर हों। तो अगर वो 32-33 अरब की डील हो जाती है और वो फॉल गाय बन जाते हैं, तो फिर पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये जो आज भरपूर तनकीद हुई है, इसके बाद देखते हैं कुछ सवालात उठते हैं। एक तो ये कि क्या बयानिया बनता जा रहा है नवाज शरीफ साहब का बयानिया, उनका बयानिया। दूसरा, कब तक तनकीद बर्दाश्त होगी, बिकॉज अब एक इदारे पे नाम ले लेके इतनी डायरेक्ट तनकीद हो जाए तो उसके इंटरनल प्रेशर्स भी होते हैं और पॉलिटिकल जो है उनका लिंकेज विद द गवर्नमेंट, वो पहले ही बहुत क्वेश्चंस थे उसके ऊपर, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा, कब तक करेगा। और दूसरा, जिस हालात में तलखी बढ़ती जा रही है, पास्ट में हम देखते थे कि कभी अदलिया की रोल प्ले करती थी, कभी फ़ौजी बैठ के रोल प्ले करते थे अपोजिशन और गवर्नमेंट में, अब तो दोनों ही पार्टी बन गए हैं। मियाँ साहब ने बना दिया कि जजेस जौन से हैं वो तो अंडर इन्फ्लुएंस उन्होंने मेरे खिलाफ डिसीजंस दी। फ़ौज के अंदर उन्होंने DGISI और आर्मी चीफ का नाम लेके उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया। तो फिर अब अगर पीस ब्रोकरिंग होगी तो कौन कर पाएगा? ये हालात जा के दर रहे हैं। ये बहुत से सवालात हैं। आज जो वफ़ात हो गई नवाज शरीफ साहब की वालदा की, उसकी वजह से अनाउंस किया है उनकी पार्टी ने कि तदफीन तक वो सस्पेंड करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और कुछ लोगों का ख्याल है, सोशल मीडिया पे भी और जो पॉलिटिकल लोगों से बात की तो बहुत का ख्याल था कि मियाँ साहब को वैसे भी शायद जनवरी तक आ जाना चाहिए, अगर उन्होंने तहरीक को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। अगर वो चाहते हैं कि लोग इस्तीफ़ा दें और वो जो है लॉजिकल कंक्लूजन को पहुँचे, तो फिर उनको अब आ जाना चाहिए, वरना वो ये भी उन पर ताना ना बन जाए कि जी वो वालदा के जनाजे के लिए नहीं आए।
तो क्या मियाँ साहब आएंगे? अगर आते हैं तो क्या होता है, अगर नहीं आते तो क्या होता है, उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या हैं? मेरे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच मुशर्रफ। काशिफ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ हैं। गवर्नमेंट तो कोरोना की बहुत बात कर रही है। आज प्राइम मिनिस्टर के भी 2 ट्वीट आए, बड़ा अलार्मिंग ट्वीट था एक, जिसमें उन्होंने बताया कि जो वेंटिलेटर्स पे लोग हैं पिछले 15 दिनों में, पेशावर में 200% उसमें तादाद बढ़ी है, मुल्तान में 200%, कराची में 148%, लाहौर में 114%, इस्लामाबाद 65%। बुरा हाल है। ऐसे में जलसे भी चल रहे हैं। क्या वाकई अब जलसों को रुकना चाहिए सियासत को, कि बात बहुत आगे निकल गई है? लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द डिबेट, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बारी देख लें। ये सिर्फ कुछ कमेंट्स हमने लिए हैं, ये कमेंट्स अभी इससे भी बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, लेकिन लेट्स हैव अ हियर टू दिस, फिर हम बात करते हैं। जब तक के उसके उस नाम से पुकार कर उसको हमने ये नहीं किया कि तुम गुनाहगार हो, इस मुल्क में दहशतगर्दी के जिम्मेदार तुम हो, इस मुल्क को तोड़ने वाले तुम हो, इस मुल्क को महकूमी के इस हालत में पहुंच जाने वाली यहाँ की वो क्लास है जिसको फौज कहा जाता है। हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की सियासत से जो एजेंसियों की मुदाखलत खत्म नहीं करेंगे। ये पैगाम सिर्फ सेलेक्टेड के लिए नहीं है, सेलेक्टर्स के लिए है, सेलेक्टर्स के लिए। ना पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें वर्दी वाला चाहिए और ना पोलिंग स्टेशन से बाहर चाहिए। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है। अगर दिफाई इदारा है हमारे सर आंखों पर, सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी। सबसे पहले एनआरओ किसको मिला? अगर एनआरओ मिला है तो एपीएस के बच्चों के कातिल को एनआरओ मिला है। काशिफ, ग्लव्स आर ऑफ, सही मानों में पहले था। 2 सवाल, क्या द मास्क हैज टू कम ऑफ ऑल्सो? भी करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या बयानिया जो है मियाँ साहब का, क्या अब वो बयानिया बिल्कुल पॉलिसी बनता जा रहा है पीडीएम की? और दूसरा, ये जो इतना अब डायरेक्ट हो गई हैं बातें कुल खुला के, पहले मियाँ साहब की मैं 3 स्पीचेस थी, उसके अंदर उन्होंने नाम लिए, सब कुछ किया, क्या अब इतना प्रेशर बन पाएगा? क्या फौज के अंदर भी तो ज़ाहिर है इस पर बहसें होंगी ना, एक प्रेशर है, डेली सब कुछ है, बर्दाश्त कब तक ये सिस्टम बर्दाश्त कर पाएगा? देखिए, प्रेशर जब डालेंगे, प्रेशर के 2 नताइज हो सकते हैं, और ये बड़ा सोच समझ के इतना प्रेशर डाला जा रहा है। 2 नताइज में से एक तो आप ये कह रहे हैं कि कब तक बर्दाश्त करेंगे, मतलब फौज रिएक्ट करेगी और इनके खिलाफ रिएक्ट करेगी। दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है कि फौज के अंदर ये सोच बने कि इनको चुप कराने के लिए इनसे बात करनी पड़ेगी, जिसका पीडीएम कोशिश भी यही कर रही है। मियां साहब का भी प्लान है कि जो इनका प्लान है, जिसकी वजह से या आप मेरे से बात करेंगे, इमरान खान को मेरे से बात करें। इमरान खान से तो बात वो करेंगे भी नहीं, और इमरान खान साहब से वो बात करना भी नहीं चाहते होंगे शायद, बिकॉज आपने जो देखा सीनियर लीडरशिप शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राणा सनाउल्लाह, एवरीबडी इज सेइंग एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करे। इतना प्रेशर डाल दें कि एस्टैब्लिशमेंट अगर थोड़ी सी परेशान हो कि हमारा नाम लिया जा रहा है और फौज अनपॉपुलर हो रही है, आपको याद होगा ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था, तो वो हमसे बात करने के लिए टेबल पर आए, हम अपनी डिमांड्स रखें और उनमें से देखें कितनी मानी जाती हैं, और वहाँ से बात आगे शुरू हो। रिएक्शन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिएक्शन 2 किस्म के हो सकते हैं। या तो एक क्रैकडाउन वाला रिएक्शन है कि इनकी ऐसी ये दे आर इन्वॉल्विंग द इंस्टीट्यूशन या हमारा नाम ले रहे हैं। दूसरा है कि सियासी गिव एंड टेक के लिए कोई बातचीत शुरू हो, इतना प्रेशर फील करे फौज की, वो कहें कि सर देखें समथिंग हैज टू हैपन। That's what they're banking on. ऑपोजिशन जो पीडीएम है वो इसी चीज़ पर बैंक करी। आपको याद होगा पहले जलसे में अगर मियाँ साहब ने बात कही थी, एपीसी में मियाँ साहब ने बात कही थी, तो बाकी बड़े अल्फाज के चुनाव में केयरफुल थे। इवन गुजरांवाला के जलसे में भी सब लोग अल्फाज के चुनाव में बड़े एस्टैब्लिशमेंट पे थे। बिलावल साहब ने तो ये भी कहा कि मुझे शौक हुआ, और आई वाज़न्ट द ओनली वन, बहुत से लोगों को शौक लगा। सो ये
अब लग रहा है कि तमाम लोग शायद इस बात पे कन्विंस हो गए हों कि अगर ये प्रेशर हम इधर से नहीं बढ़ाएंगे और ये अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो जो अटेंशन हमें चाहिए, अटेंशन से मुराद ये है कि जो हमें रिएक्शन चाहिए, डिज़ायरेबल रिएक्शन जो एस्टैब्लिशमेंट का, वो शायद ना मिल पाए। तो ये दैट्स वाई कि शायद पेशावर के जलसे में हालांकि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल साहब तो पिछले जलसों में भी इस किस्म की बात करते हैं। और देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, जब रोल रहेगा उस पर तनकीद होगी, और उस पर तनकीद इससे पहले कभी खुल कर नहीं हुई। इसीलिए ये ज़्यादा अलार्मिंग बात है कि इस दफ़ा खुल के तनकीद हो रही है। जो भी तनकीद होगी ये 2020 है। मेरा ख्याल है हालात पॉलिटिकली भी थोड़े से बदल रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि तमाम तर गुफ्तगू के बावजूद रिएक्शन कोई नहीं आ रहा। सो दैट ऑल्सो समटाइम्स इज़ अ कैटलिस्ट कि उसकी वजह से फिर वो अप दी एंटी वाली बात होती है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब होर प्रेशर पाओ। सो ये होर प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन इस बात में हम अभी नहीं जा रहे कि ये ठीक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। हम अस्यूमिंग कि बात सिर्फ पॉलिटिकल हो रही है कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि अगेन अगर आप पॉलिटिकली अगर इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव होगी तो ये तो सारा कुछ होगा। हाउ डू यू सी इट? देखिए मालिक, मुझे लगता है कि दो जो फैक्टर्स हैं वो आज की जो टोन थी पीडीएम के जलसे की, उसको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। एक ये कि पेशावर में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने जिस तरह से पीटीएम ने जिस तरह का वोट लिया है उस पर डिबेट करना, मतलब ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बड़ी धांधली, एक्चुअली 2 लगातार इस तरह इलेक्शंस में, और आप वैसे भी जो है लोगों से बात करें, सर्वे ओपिनियन सर्वेज देखें, एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो पीटीआई के और उसके बयानिए के साथ खड़ी है। तो जो अवेलेबल ऑडियंस है पीडीएम की पेशावर में, केपी में, वो पीटीआई वाले को तो वो केटर कर नहीं रहे, तो वो किसको केटर कर रहे हैं? अब ये बड़ा सवाल है। और वो केटर, मेरा ख्याल है कि जो एक फैक्टर है उसमें वो पीटीएम का फैक्टर है, जो ज़ाहिरी बात है पिछले 2-2.5 साल से बड़े वाज़े तौर पे उसने एक पोजीशन ली है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, और जो फ़ौज का किरदार है उस पर खुलकर डिबेट होनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। तो एक तो ये फैक्टर उसको पुश कर रहा था। मेरा ख्याल है एक और फैक्टर जो इसको आज का जो ज़्यादा तेज़ जो टोन ली गई या जो लहजा सख्त था, उसकी एक वजह शायद ये भी हो कि कल का जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जो तदफीन का वो था खादिम हुसैन रिजवी का, वहाँ पर जो मजमा गैदर हुआ और उसकी जो कवरेज जिस तरह हुई, उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अशराफिया में एक गौर फिक्र की लहर तो ज़रूर जो है गुजरी है, क्योंकि इस तरह का मजमा एटलीस्ट मेरी नज़र में, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस तरह का मजमा नहीं देखा। और बड़ा मुश्किल है ये क्लेम करना कि जी ये कोई मामूली बात थी। ये जो नैरेटिव था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, या जो उसका लहजा है, या जो उसका तरीका है बात करने का, उससे ये 5वां हाईएस्ट वोट टेकर भी थे ना, 5वें थे शायद, 5th लार्जेस्ट वोट टेकर नेशन वाइड, 3rd लार्जेस्ट इन द पंजाब। अब देखें, पंजाब में तीसरे नंबर पे आना कोई मामूली चीज नहीं है। तो मेरा पार्टी से ज्यादा वोट लिए हैं, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं जी। तो वहां पर जो मैं समझता हूं जो लीडरान हैं इन ट्रेडिशनल सियासी जमातों के, उनको ये सोचना पड़ रहा है कि यार क्या हम बहुत ज़्यादा तौर तमीज़ में जो है फंसे हुए हैं, क्या हमें भी, अब ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है एग्जैक्टली सो एक पीटीएम का फैक्टर है और एक टीएलपी का फैक्टर है जो पीडीएम को इस सिमत में मेरा ख्याल है मजीद पुश करता रहेगा, स्पेशली इन केपी। मैं ज़रा जनरल साहब का भी माइंड लूज, जलसा ज़रा मुझे फ़ौजी बन के सोचें, जर्नैल तो आप हैं, हमेशा ही सोचते हैं फ़ौजियों की तरह। ये मुझे बताएं कि जितना हो गया है, जितनी तनकीद हो रही है, नाम लेके ये कुछ, ये तारीख़ में हमारी इस तरह नहीं हुआ कि टेलीविजन पे भी डिबेट कर रहे हों, ये तो अच्छी बात है कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हुआ नहीं इस तरह नाम लेके, और बिल्कुल हर तरीके से जिसको कहते हैं फीती फीती टाइप हो रहा है। ये कब तक इंस्टीट्यूशन ये बर्दाश्त कर सकता है प्रेशर? कब तक इंस्टीट्यूशन खामोश रह सकता है? क्या इंस्टीट्यूशन का इंटरनल प्रेशर क़यादत पे पड़ेगा, कि क्या क़यादत इंस्टीट्यूशन को चलाएगी कि इंस्टीट्यूशन क़यादत को चलाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज़ें जो हैं, इस तरह की बातें, ये ट्रुप्स के लिए डिमोरलाइजिंग होती हैं और लाजमन प्रेशर आता है, और प्रेशर अल्टीमेटली जो है वो कमांड की तरफ जाता है, यानी हायर अथॉरिटी जो हम होती हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ या लोकल कोर कमांडर्स हैं, और उनको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, टैक्टफुली इनको पैसिफाई करना चाहिए लोगों को,
और इन प्रेशर्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए। आर्मी को ना तो रैशली रिएक्ट करना चाहिए कि कोई वॉलंट रिएक्शन आए जैसे पहले होता भी रहा है, ना ही इनको मुज़ाकरात में घुसना चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि जनाब इन नैरेटिव्स को आप संभालें और इनको काउंटर करें। अगर वो नहीं करते तो यह नालायकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होगी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाएं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फील्ड में भी इंप्रूव होनी चाहिए और नैरेटिव वाइज भी उन्हीं को काउंटर करना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर पॉलिटिशियंस जो वहां पे इल्जाम आयद कर रहे हैं, और उनको शायद तकलीफ भी यही है कि एक गवर्नमेंट है जिसको जो वो जितनी भी जहां भी सपोर्ट लेना चाहती है, आर्मी को जो ऑर्डर्स देते हैं वो पूरे हो रहे हैं और वो ऑर्डर्स लेके उनको यूज करते हैं और सपोर्ट भी मिल रही है। अब इसमें जो कैरेक्टर्स इल्जाम लगा रहे हैं उनको नंगा करना भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर अख्तर मैंगल कहता है कि ये दहशतगर्दी कराने वाले ये, तो अख्तर मैंगल का तो पूरा खानदान दहशतगर्दी करता रहा है, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको काउंटर करती? आज भी उसका भाई उसमें शामिल है। तो ये तो खुद इतने इनके अंदर सुराख हैं कि अगर गवर्नमेंट पॉलिटिकली इनको काउंटर करे तो बहुत कुछ इनके मुंह काले किए जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद आर्मी रिएक्ट करे। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी इस दफा रिएक्ट करेगी, और करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो मेरे ख्याल में आर्मी को किसी भी सूरत में ना रिएक्ट करना चाहिए, ना मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। उनको टोटली लातल्लकी के जनाब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि जनाब आप एक्टिव हों और इनके नैरेटिव जो है वो काउंटर करें और इनको नंगा करें जो ये बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं। इनके बोलने में इनके इल्जाम तराशी जो है ये बड़ी डेंजरस है। जिस आर्मी के लोग आज भी वहां पे जाने दे रहे हैं उन पे आप कहें कि जी आप जिम्मेदार हैं दहशतगर्दी के और आप करा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार ये खुद लोग हैं। ये सरदारों का काम है जो ये वहां पे आज भी प्रॉब्लम मौजूद है। और इनके जो जिनका मिसिंग कहते हैं वो इन्हीं की अपनी जेलों में पड़े होते हैं, जो इन्होंने हर अपने इलाके में अपनी खुफिया जेलें रखी हुई। तो ये इनको आपने कहा नेगोशिएशंस में नहीं आना चाहिए, लेकिन जल साहब बताए ना, फैजाबाद का धरना हुआ, नेगोशिएशंस में आ गए, कराची वाला भी वाकया हुआ, फिर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट निकल आई। आप रिजवी साहब जब आए थे, खादम रिजवी जब आए, दोबारा पिंडी में आए, फिर इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो फिर किस तरह लोग बात किसी और जाविये से देखें? मुझे 2 मिनट दें, मैं इनको वजाहत करूं। देखिए बात यह है, इसमें बहुत बड़ा मैं समझता हूं पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हाथ, लेकिन आर्मी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किया कि वो वजाहत दे। जब यह धरना हुआ यहाँ पे फैजाबाद का, पिछली दफा जो पहला धरना था, तो आप उसमें देखिए कि वो लाहौर से चले और उनके कुछ मुतालबे वहां पे माने शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी हमें जाहिद हामिद का इस्तीफा चाहिए, उन्होंने कहा उसके लिए जाओ तुम इस्लामाबाद। तो वो इस्लामाबाद चले आए। अब ये आर्मी ने तो नहीं इनको कहा था कि ये कादियानियों का किस्सा आप खोल दें। अगर आप एक जवाब पैदा करके बैठे हैं तो वो आ गए। अब जब ये इन्होंने माना नहीं, तो मैंने ये पूरी तहकीक की, मैं आपको बिल्कुल बड़ा अथॉरिटी पे ये बात कर रहा हूं कि जब इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, शायद खाकान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने इस गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके बात करे। उनको बताया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आ सकता, बावजूद इसके कि शाहिद खाकान अब्बासी ने बाजवा साहब को खुद रिक्वेस्ट की कि जी आप जाएं, क्योंकि वो हिल नहीं रहे, बड़े दिन हो गए हैं। तो बाजवा साहब ने उनको मशवरा दिया कि जनाब ये ISI आपके मातहत, आप उनको इस्तेमाल करें। एक सेकंड, आप ये एज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता रहे हैं कि उस वक्त के वजीर आजम ने रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ को कि आप जाके धरने पे बैठे हुए एक मौलवी साहब आ गए, आप जाके उनसे बात करें। उनको बेशक आप अपना कोई आदमी भेजें, कोई कोर्ट कमांडर जाए, कोई आपका और बंदा जाए, लेकिन जिम्मेदारी आपने। उन्होंने कहा ये मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, ISI आपके मातहत, आपको मैं आपको अंडर ओथ बता रहा हूं ये चीज कि ये उनको कहा गया, और उसके कहने पे पर ISI जो है वो इन्वॉल्व हुई। आखिर में वो फिर मुतालबा करते रहे कि जिस पे जनरल बाजवा दस्तखत करें जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। फिर उनको कहा कि जी वो नहीं दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट अगर करती भी है तो तब भी। उनको बार बार कहा कि आपका मुतालबा जो है ये गवर्नमेंट ने ही पूरा करना है, हमने नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट ही दस्तखत करे और आप भी ये चीफ दस्तखत करे। लिहाजा उनको टरखाया गया, ISI के ऑफिसर ने दस्तखत किया और उनको कहा कि चीफ ने दस्तखत बाद में करवा के दे देंगे, और तब उठवाए। जो पैसे बांटे गए उसका लेके तो वो अदालत तक में उन्होंने चर्चा किया। जब ये सारे चले गए तो पुलिस ने जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था बंदे छोड़ने, वो 15-20 लोग बाद में छोड़े।
उनके जाने का कोई जरिया नहीं था। वहां पे आके तो उन्होंने पीटना शुरू कर दिया कि जी हमें कैसे, हम तो, हमारे पास तो पल्ले कुछ नहीं है। तो रेंजर के ऑफिसर ने उनको पैसे दिए कि तुम भी निकलो यहां से, जाओ, और वो स्कैंडल बना दिया। जबकि ये चीज जो है ना काजी फायजीसा साहब ने इनको बुला के सुना आईएसआई को, ना ही गवर्नमेंट ने को वजाहत दी, और यही काम इन्होंने रेमंड डेविस के केस में किया। जरदारी साहब ने मीटिंग की जिसमें रहमान मलिक था, ये थे पाशा साहब और जनरल क्यानी, और जनरल क्यानी ने कहा कि जनाब हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते क्योंकि कल ये मलबा हमारे ऊपर आएगा, हम क्यों रेमंड डेविस के खाते में पड़े। रहमान मलिक वो वॉलंटियर था, लेकिन जरदारी साहब ने मिन्नत की कि नहीं जनाब, और ये हकानी लेके आया था, हुसैन हकानी ये किस्सा लेके आया था, और उन्होंने कहा कि जनाब आप करें। तो इस पे तय हुआ कि जरदारी साहब बाद में स्टेटमेंट देंगे कि हमने करवाया ये, लेकिन एंड पे आके उस दिन शहबाज शरीफ साहब चले गए मुल्क से बाहर, तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि जी हमने ये मामला तय करा दिया। जरदारी साहब ने कहा जब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने जिम्मा ले लिया तो हमने स्टेटमेंट नहीं देनी, और रेमंड डेविस का मलबा भी उन पे पड़ गया। ये हकायक हैं, और मैं आपको बिल्कुल 100% हल्फी एक चीज बता रहा हूं, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के, कि मैंने इसको एक एक लफ्ज इसका तहकीक किया हुआ। तो ये तो हालात है यहाँ के। ये जब पॉलिटिकल लीडर डिश कर देते हैं आपको, तो फिर आप, आज भी इनका काम है फौज का कि ये इमरान खान की गर्दन पकड़े, उनको कहें कि मियां ये तेरा काम है, इसको निपटाना ना करें। आप फौज को कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की गर्दन पकड़े, ना करें, ऐसी बात ना गर्दन करें। पकड़ने वाली बात है ना जनाब, पुश करना जो है वो गर्दन पकड़ने वाली बात है कि आप पुश करें उसको। आप जाके कहें कि जनाब ये आपके होते हुए कैसे ये नैरेटिव फैल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आपकी सियासत किधर है। काशिफ, सियासतदान नारा लगा रहे, उसको सियासी तौर पे काउंटर करना चाहिए। आपने बातें सुनी, बात तो कहीं से कहीं चली गई। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा वापस ले आऊँ। आई एम स्टिल ऑब्जॉर्बिंग कि एक वक्त का चीफ मिनिस्टर जाके, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आर्मी चीफ को कि आप जाएं और जाके ये धरने पे लोग बैठे हुए इनसे बात करें क्योंकि हम बड़े हेल्पलेस हैं। इट्स वेरी फनी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ट्रेडिशनली होता ये था कि जब भी इतनी टेंशन होती थी मुल्क में तो कोई मीडिएटरी रोल प्ले करता था, सालस बनता था, कुछ करता था, या अदालत या वो। इसमें वो भी पार्टीज बन गई हैं, बना दी गई हैं। तो क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, अदालत कभी सालसी का किरदार, अदालत ने कभी भी सालसी का किरदार अदा नहीं किया, सवाए इसके कि पैनमा का केस जिसके लिए मियां साहब पहले ही सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके थे, कभी कन्वीनियंटली बेल्स हो जाती थी, कभी लोग हट जाते थे, किसी को स्टे मिल जाता था तो वो माहौल डाउन हो जाता था। वो इनडायरेक्ट मसला सालसी करती नहीं है। मसला ये कि जो पहले सालसी करते थे अब तो लड़ाई उनके साथ है। एग्जैक्टली। अब ये फ़र्क आ गया। जो जनरल साहब बात कर रहे हैं ना कि सियासी हुकूमत की गर्दन पकड़ने के सियासत का जवाब सियासत से दिया जाए, सियासी जमातें मुल्क की हुकूमत और उसकी कारकर्दगी पर तो सवाल उठा रही हैं, लेकिन असल जो तनकीद है जिसकी वजह से जनरल साहब ये बात कर रहे हैं वो सीधी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद है और उनके सियासी रोल पर तनकीद है। इसका जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट आके क्या कहेगी कि उनका सियासी रोल ठीक है, या अगर आप ये कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल वो बात करता है तो उसको तुम्हारे लोगों ने कितने कत्ल किए, हो सकता है हुकूमत आके बात और जनरल साहब की बात ठीक भी हो, तो उस सवाल का जवाब नहीं है जो स्टेज से पूछा जा रहा है। सवाल तो कुछ और है। सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासी किरदार है वो होना चाहिए या नहीं, और ये किरदार हमेशा से पाकिस्तान। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आप कुछ क्विकली सर मारे थे, कोई क्विकली अगर चीज़ ऐड करनी है तो मैं फिर ब्रेक। देखिए, एक ज़्यादा फंडामेंटल इशू है सरदार अख्तर मेंगल वाली जो बात की जनरल साहब ने, ये जो सवाल है कि आपने कितने कत्ल किए, ये सिर्फ ये डिबेट PML नून या PPP वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये फ़ौज नहीं है। इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो दहशतगर्द, लेट्स से अस्यूम करें दहशतगर्द हैं, तो क्या रियासत का ये काम है कि वो अपने आप को दहशतगर्दों के पैमाने से जो है नापे, या कि रियासत का काम ये है कि दहशतगर्दों को जो नहीं मानते उनको मारें, जो मानने वाले उनके साथ बैठ के बात करें, जिनको रिहेबिलिटेट करना है उनको अपने बच्चों की तरह उनको स्कूलों में पढ़ाएं, उनको ठीक करके उनको सड़कें दें, उनको मॉल्स दें, कॉफ़ी शॉप्स दें। तो ये बुनियादी सवालात जो है ना, उसूलन तो ये बुनियादी सवालात उठने चाहिए और उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन मसला ये हो जाता है कि आपके जो सियासी पार्टियां हैं वो फैमिली एंटरप्राइजेज हैं। जैसे ही आप ये इस तरह के सवाल उठाते हो तो सिर्फ जो खड़े होने वाले लोग हैं वो ये फैमिली एंटरप्राइजेज हैं। तो दोनों साइडों पे मॉरल अथॉरिटी बात करने की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुकी है हमारे मुल्क में। लेकिन हमें कम अज़ कम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अपना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे एक चीज़ खाली मैसेज, ये देखिए मसला ये नहीं है दहशतगर्द सारे ही हैं, फ़र्ज़ करें
जो भी अथॉरिटी है, देखिए इस वक्त मसला ये नहीं है कि अख्तर मेंगल दहशतगर्द है या उसने कितने बंदे मारे हैं। वहाँ से स्टेज से एक बात की जा रही है जिसका जवाब सियासी होगा। वहाँ से बात ये इस चीज़ का जवाब कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के अंदर या हमारे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करती है, उसका जवाब ये नहीं है कि अख्तर मेंगल तुम कितने बड़े दहशतगर्द हो। ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये एक चीज़ दूसरे का जवाब नहीं हो सकती। सो ये आर्गूमेंट शायद पीपल जिस गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट इन जो बयानात हैं स्टेट से आ रहे हैं, इनको शायद गवर्नमेंट उस तरह काउंटर नहीं कर सकती। आपको इसको आगे लेकर किसी और तरफ लेकर जाना पड़ेगा। मुझे रिमूव दीस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सिस्टम। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना, बहुत से सवाल आते हैं, क्या मियाँ साहब आते हैं, नहीं आते, क्या होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अपोजिशन की बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है? गवर्नेंस सीरियस इशू है, महंगाई सीरियस इशू है, पंजाब रुका पड़ा है। क्या कैबिनेट में तब्दीलियों के बगैर, क्या पंजाब में तब्दीली के बगैर गवर्नमेंट की कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पांस आएगी या आ सकती है? बहुत से सवाल हैं। इस ब्रेक के बाद स्टे विद मी। जी वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब एक चीज़ बताएं, मैं अभी कुछ ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था स्पीचेस वगैरह की। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वन नारे लगे, लरो बरियो अफ़गान, यानी कि जो है पेशावर, काबुल और पेशावर एक हैं, और जनाब वो बात हो रही थी एक अफ़गान की। ये नारे लगे स्टेज पे भी, क्राउड से भी। फिर ये नारा आपको याद है PTM का भी लगा, सब कुछ हुआ। अच्छा जैक साहब ने पहले बात की जब कोयटा में जलसा था, उनका बाड़े उखाड़ दें सब कुछ। क्या ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई? मतलब कि ये नारा मुझे समझाएं, ये सारा जो ये फैलाव बढ़ता जा रहा है इस बयानिए का, ये नवाज शरीफ से और जनरल कमर बाजवा से बड़ा बयानिया नहीं बनता जा रहा? पहले मैं एक बात कर दूं, जो भी काशिफ बात कर रहे थे, मैंने जब ये कहा था ना कि इनसे पूछे कि इन्होंने कितने बंदे मारे, तो मैं उस रेफरेंस से कह रहा था जब ये कहते हैं कि फौज ही दहशतगर्दी करा रही है और जो मर रहे हैं ये फौज की वजह से मर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये दहशतगर्दी तो बहुत सारे तो इनके कबीले ही करवाते हैं। मैं आफ्टर ऑल मैं GOC रहा हूं कोयटा का, मुझे पता है कि वहां पे क्या ये करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैंने दूसरे ये मुशर्रफ भी बात कर रहे थे, चीज ये है कि सारे किस्से में जहां प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनी है वो ये है कि इस हुकूमत ने, जो आज इमरान खान की गवर्नमेंट है, जिसका मैं ये कह रहा था वो गर्दन वाली बात, फिजिकली गर्दन नहीं, मेरा कहने का मकसद था कि उन पुश करें कि वो पॉलिटिकली करें। और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि उन्होंने कोई वर्किंग रिलेशनशिप इस ऑपोजिशन के साथ नहीं डेवलप की। केस चलते हैं, वो चलते रहे, वो नैब का काम है, लेकिन आपने पार्लियामेंट चलानी है, आपने अपना कार्य सरकार चलाना है। उसके लिए ऑपोजिशन अच्छी है बुरी है वो सिस्टम का हिस्सा है, आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अगर आप उनसे हाथ ही मिलाने को तैयार नहीं, तो बहुत सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि उनको आपने जीरो करके एक दीवार से लगा दिया है। अब वो फ्रस्ट्रेशन उनकी ऐसी है कि वो नेचुरली इन वेरियस फॉर्म, अब वो समझते हैं कि जनाब तो ये जो सा एक अफगानिया वाला नारे लगे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं उधर भी आ रहा हूं। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि ये आर्मी जो है ये इनको प्रेशराइज करके तो उनसे कोई रास्ते पे लेके आए। लेकिन एक चीज वादे है, जहां जुबैर भी फेल हुआ, जो मोहम्मद जुबैर की भी का मिशन फेल हुआ, वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई भी हो, इमरान खान को NRO पे राजी नहीं कर सकता। लिहाजा ये आके यहाँ पे फेलियर बन जाता है। जो आप कहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए, वो कोई करा नहीं सकता। जो आप बात कर रहे हैं ये छुपी हुई बातें नहीं इस तरह की सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या चीज, सॉरी काशिफ, क्या जनरल साहब ने कहा ना कि जुबैर का मिशन फेल हुआ कि इमरान खान को NRO पे राजी नहीं कोई कर सका, तो क्या जनरल साहब ने कहा था जनरल बाजवा ने इमरान खान को NRO दे दें? नहीं, वो जनरल साहब वो काशिफ पूछ रहे हैं क्या आर्मी चीफ ने कहा था इमरान खान को कि आप NRO दे दें? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनको वही बताया कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। फिर कन्विंस किसने? क्योंकि ये चीज सबको उनको अंदाजा है कि इस चीज के ऊपर इमरान खान को राजी नहीं किया जा सकता अगर करना भी हो। तो मेरा ख्याल है कि जो ये मेरी अपने कंजेक्चर, मैं यानी एक कंजेक्चर है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरी। हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन कतन नहीं है। अच्छा, क्विकली उस पर भी कमेंट आ जाए, उस पर भी क्विकली कमेंट आ जाए। जो नारे हैं ये हमें ये पता है, PTM की एक्टिविटीज का भी पता है,
उसकी सारी इंफॉर्मेशन। और आपने भी देखा है जहां काबुल जाके उनकी जैसे रिसेप्शन होती है, इसी तरह महमूद खान अचकजई तमाम इलेक्शनों में अफगानियों को लेके आता रहा, जारी आईडी कार्ड्स पे उसके भी सबूत मौजूद हैं। ये बहुत ज्यादा बाहर के एजेंट और खाते हैं पैसे, इनके लोग अब खुद बताना शुरू हो गए। लेकिन मसला ये है कि ये काम भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करना। पीटीएम साहब ये भी एक हर चीज को एजेंटों पे डाल देना, फॉरेन पे डाल देना, एविडेंस ना देना, ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, इसकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म होती है, ये आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मसला उसमें ये है कि ये लोग भी पॉलिटिकली काउंटर करने की जरूरत है। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम ना करे, आप देखिए पीटीएम को सारा परमान चढ़ाया पीटीआई ने, वहां पे केपीके में इन्हीं की गवर्नमेंट है, इनके होते हुए कैसे कोई कह सकता है कि जनाब हम पख्तून के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये कभी इनमें से फाटा में जाके इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ने पीटीआई में से कहा कि हम ये झूठ बोल रहे हैं? स्पेस आप क्रिएट करेंगे कोई तो भरेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा करंट पे आना चाह रहा हूं, मैं जरा पॉलिटिक्स में काशिफ, मैं जरा मियां साहब की सर पॉलिटिक्स पे आ जाऊं। फर्क पड़ता है कोई कि मियां साहब आते हैं या नहीं आते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ना होती मैदान में तो मियां साहब या किसी लीडर का होना ज़रूरी था। क्राउड पुलर उनके पास है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग, अब वो जो नैरेटिव है वो बड़े स्ट्रांगली पेश कर रही है अपने वर्कर के सामने। सो आई डोंट थिंक मुस्लिम लीग नून का वर्कर कहेगा यार मियां साहब वापस आने के तो मैं बाहर निकलूंगा। जो वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स सॉर्टेड है इन द प्रेजेंस ऑफ मरीम नवाज शरीफ, इवन इफ नवाज शरीफ इज नॉट देयर। यू एग्री? I largely agree, absolutely. एक बात बताएं, जब इंटरनल फैमिली की पॉलिटिक्स सुनते थे, आप भी जानते हैं कुछ लोगों को, तो हम सुनते थे कि जो वालदा थी वो एक बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर थी और उनका बड़ा रोल था हाउस ऑफ शहबाज शरीफ और हाउस ऑफ नवाज शरीफ को एक पेज पे रखने का। उनकी वफ़ात के बाद क्या ये पहले ही बड़ी हम बातें सुनते हैं कि जी पॉलिटिकल डायरेक्शंस दो हैं, मरीम ने तो खुल के कह दिया उनका तरीका और है, उनका तरीका और है। क्या वो अब क्या बढ़ जाएगा? मेरे ख्याल है कि जब बहुत ज़्यादा तलखी होगी तो शायद हमें नज़र ज़्यादा आए, लेकिन अल्टीमेटली जो एक पाकिस्तान में हम सब का, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं समझता हूँ सब एनालिस्ट का, ऑब्जर्वर्स का, देखने वालों का, सोचने बूझने वालों का ये एक सवाल रहा है एटलीस्ट 25-30 साल से अब कि ये जो भाई इतने करीब हैं, हालांकि इनकी जो अप्रोच है वो बहुत फ़र्क है, तो ये इसका कोई तोड़ है? तो उसका अगर आप मुझसे जवाब पूछें तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जो बड़े मियाँ साहब थे, यानी कि जो वालिद साहब थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के, उनकी भी और ख़ास तौर पे इनकी वालदा का जो रोल था जिस तरह आपने फरमाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ आएगा। और मैं तो इसको बड़ा फ्रेंकली एज जस्ट एट अ ह्यूमन लेवल, सियासत से बिल्कुल हट के, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है वालदैन का, ख़ास तौर पे माँ का जो एहतराम इस नौयत का हो कि इतने बड़े ओहदों पे रहते हुए भी बड़े फैसले जो है उनके आज भी मरियम का एक बड़ा हार्ड हिटिंग ट्वीट आया, उन्होंने कहा किसी हुकूमती शख्स पे इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुँचा देते और ब्ला 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 एंड ऑल दैट। जायज़ शिकायत? देखिए वैसे तो किसी की बीमारी और डेथ के टाइम पे I refrain from commenting, but this I don't know why she wrote this. मुझे नहीं पता ये इन्होंने क्यों लिखा। देखिए मेरे घर की खबर है, ये आपके घर की खबर है, ये आपको घर से मिलनी चाहिए। हुकूमत फ़ोन करके असूलन आपको नहीं बताना चाहिए कि आपकी वालदा की, आपकी दादी का इंतकाल हो गया। तो एक्सपेक्ट के गवर्नमेंट मुझे फ़ोन करके बताए, देखिए लंदन में डेथ हुई है, आपकी फैमिली वाले आप उनके पास हैं, ज़ाहिर है ये तो फ़ोन आपको आपके वालिद साहब या आपके कज़न भाई उनकी तरफ से आना चाहिए था। सो आई क्या मुमकिन है कि गवर्नमेंट के पास जस्ट ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं इससे काशिफ? ये क्या गवर्नमेंट एम्बेसी में तो नहीं कि डेथ हुई उनकी? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी में तो डेथ नहीं हुई, कि गवर्नमेंट का काम है हमें उनको नहीं हॉस्पिटल में तो घर पे ही हुई है। फिर ये कैसे मांग रहे हैं? आई बिलीव कि शायद वो जो चले छोड़े जी, ये उनका जाती है। आई थिंक अगली लाइंस हैं वो अनफॉर्चुनेटली अब हर चीज पॉलिटिक्स में आ जाती है। लेट्स कंक्लूडिंग कुछ मिनट्स हैं। गवर्नमेंट ऑपोजिशन की क्लियर स्ट्रैटेजी है, उन्होंने पूरा प्रेशर रखा हुआ है। और हामिद भी मेरे प्रोग्राम में थे अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब तो तुले में हैं कि मेरे पे गद्दारी का मुकदमा बनाएं, मुझे चाहे एब्सेंशिया में सज़ा भी सुना दें तो मेरी गेम बनती है। यहाँ तक वो बात चली हुई। आप और हम सारे इस बात पर मुतफिक हैं कि मियाँ साहब ने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया है कि हमारे से बात करे या निज़ाम गिरता है गिरे। अगेन हर चीज़ डिस्ट्रक्शन में वो बाय डिफ़ॉल्ट विनर बनते हैं, बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में तो उनके हक में नहीं है। काउंटर कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती गवर्नमेंट की।
क्या है गवर्नमेंट के, क्या ऑप्शन है पंजाब के अंदर? मुझे पता है कि जो जिन लोगों की बात होती है कि जी उनके एक पेज पे हैं, वो भी चाहते हैं कि पंजाब में चेंज हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चीफ मिनिस्टर पे भी एग्री नहीं करता पिंडी, वो भी चीफ मिनिस्टर पे बज़ेद हैं। फेडरल कैबिनेट में चेंजेस हम सुन रहे हैं 8 माह से होंगी, नहीं हो रही, तो वो तो गवर्नेंस में भी चेंजेस नहीं कर रहे। तो क्या ये एक बस जा रही है बहुत स्पीड से, 100 की स्पीड से दीवार में लगेगी, क्या होगा? सबसे दो ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, गवर्नेंस बेहतर करना, इससे बड़ा ऑप्शन किसी गवर्नमेंट के पास कभी भी कुछ नहीं होता। तो बंदे बदले बगैर होंगे? पंजाब नहीं हो सकता। मरकज देखें, मरकज इज टेकिंग द ब्रंट, अ लॉट ऑफ द ब्रंट बिकॉज ऑफ द पंजाब ऑल्सो। देखें, अगर पंजाब बेहतर परफॉर्म कर रहा होता तो शायद, महंगाई एक बड़ा इशू है, महंगाई इनसे गंदम और आटा और चीनी कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन पंजाब अगर बेहतर कर लेते तो बहुत सी चीज़ों में पर्दा पड़ सकता था, बहुत सी चीज़ें नैरेटिव के अंदर बेहतर की जा सकती। हाँ, हमसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन देखें हमने ये कर दिया, हमने पुलिस ठीक कर दी, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, हम वहाँ पे ये कर रहे हैं। ये हमेशा बेहतर, एक अच्छा काउंटर होता है जब गवर्नेंस आपकी बेहतर हो। अगर गवर्नेंस बेहतर नहीं करेंगे तो अपोजिशन के पास एक इतना बड़ा तोपखाना मौजूद है इस गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए, और आम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। दूसरा, और क्या तरीका है? मुझे लगता है अगले चंद दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हाथ होला होगा। मैं नाम कोई नहीं ले रहा, मेरी इत्तला ये है कि आप स्टूडियो बनी आए थे, मैं शुरू में कहा था, अगेन मैं नाम नहीं ले रहा, हुस्न इत्तेफाक है कि मैं इस आपकी बात के बाद एक बात सुना रहा हूँ कि एक शायद डील हो रही है 32 से 33 बिलियन रुपए की, जो सेटलमेंट होंगे कुछ बेनामी अकाउंट्स की, सब कुछ उसमें फॉल गाय बनेंगे एक साहब के कुछ कारिंदे, जो एक ज़माने में कहा जाता था पूरा कराची वो चलाते हैं, बैंकिंग वो चलाते हैं, कमिश्नर वो चलाते हैं, शुगर मिलें वो चलाते हैं। तो अगर वो हो गया फिर तो बहुत ही ज़्यादा हाथ ढीले हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। वो तो आप पीपल्स पार्टी की बात, अल्लाह का करम हो जाएगा। बात छोड़ें, वो अभी देखिए मालिक, एक बात अगर आप माइंड, अच्छा ये मैं बता दूं, अगर आप वही बात करें जो मैंने बात की जी, तो हमने बिल्कुल नोट्स एक्सचेंज लिखी, आपको मालूम है। जी जी, आप बाद में, मैं इसलिए मुझे मुस्कुराहट आ रही थी जब आप बात कर रहे थे। हाँ मालिक देखें, एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये जो लारोबार अफगान वाला जो नारा है, या जो दीगर और नारे हैं, इस पे मैं समझता हूँ हमें थोड़ा खुल के, क्योंकि यहाँ पे कोई पख्तून नहीं बैठा हुआ, पख्तून बिल्कुल नॉर्मल पाकिस्तानी जिस तरह बाकी सब हैं। लारोबार अफगान का नारा जो है वो ये कहता है कि दोनों साइडों पे एक कौम है। अच्छा, हम तुर्कों से बात करते हैं, हम कहते हैं 2 countries 1 nation। हम जब भी अज़रबैजान अफगानिया कॉन्सेप्ट की बात भी है, ये इतना सिंपल नहीं, वो एक पुराना नैरेटिव है। मैं इस पे जरा उस ज़माने में दावड़, लेकिन ओवर सेंस में नहीं है। इजाजत दीजिएगा मैं एक जरा बात करूं। अगर मोहसिन दावड़ को ये पूछने कि ये क्या ड्यूरेंट लाइन ठीक है, इनसे पूछें क्या ये ठीक है, क्या इसको इस तरफ आना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। नहीं, अब देखें इस पे तो ये पाक चीन दोस्ती वाला नारा नहीं है। नहीं, एक सेकंड, आप जब एक नैरेटिव है जो बहुत ही बिनाइन है, उसको अगर हम तुल जाएं कि हमने इसको टॉक्सिक करना है, तो फिर तो ठीक है, जरूर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसको नहीं मानते। एक सेकंड मैं लाइन पे मौजूद है शायद खाना बासी साहब, आई वाज ट्राइंग टू गेट हिम। अस्सलाम वालेकुम शायद। जी आसाम, क्या हाल? ठीक ठाक। शायद साहब एक बात तो बताएं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में एक बात की, उन्होंने कहा जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था, आप वज़ीर आज़म थे, तो आपने उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को रिक्वेस्ट की थी कि वो धरने में जाएं, बिकॉज वो किसी से बात नहीं कर रहे और उनका रिजवी साहब वगैरह का मुतालबा है। तो उन्होंने आपको कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप DGI वगैरह के ज़िम्मे चीज़ें लगाई। क्या आपने ये कहा था आर्मी चीफों के वो धरने में जाएं? आपको बात ये आपकी अकल तस्लीम करती है इस बात को? तो जनरल साहब भी लाइन पे हैं, दैट इज व्हाई आई हैव कॉल्ड यू, बिकॉज जनरल साहब जो मर्जी कहते रहे, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ कि अकल तस्लीम करती है इस बात को कि मैं आर्मी चीफ से कहूँ कि जाके धरने से बात करें? नहीं, खुद उनको नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी जनरल साहब, मैं जरा आवाज ये सुन रहे हैं हमारे खाकान अबाइस साहब, बात ये हुई थी कि उनको आर्टिकल 245 के तहत, मुझे याद आ गया सारा जो मुझे बताया गया कि आर्टिकल 245 के तहत आर्मी करे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था कि वेपन नहीं लेके जाएंगे और वहां पे अमन से होगा। तो चीफ ने ये कहा कि जी हमें तो वेपन्स ही होते हैं हमारे पास, अगर वो भी नहीं होंगे तो हमारे पास तो पुलिस की तरह लाठी भी नहीं है, तो हम जाके वहां पे क्या करेंगे? तो ये इसकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस जजमेंट के तहत ये बात हुई थी।
नहीं तो जनरल साहब तो ये तो बात, वो तो बात और है, लेकिन आपकी बात का तासुर ये था कि जैसे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मतलब डायरेक्टली बात की उस वक्त के आर्मी चीफ से, चीफ को यही ऑर्डर देना था कि उनको आर्मी को इस्तेमाल करना है, जो अच्छा, कि उन्होंने आगे से ये बताया कि जनाब हमारे पास तो डंडे भी नहीं है। चले शायद जब मुज़ाकरात का मसला है तो उन्होंने चले आई थिंक शायद आपका ये होगी, लेकिन आप हाथ आ ही गए तो आपसे एक और बात कर लें। ये बताएं, कोरोना ने तबाही फेर दी हुई है, क्यों जलसे पे जलसे कर रहे हैं, क्यों लोगों को आप उनको जेपरडाइज कर रहे हैं सेहत को? देखिए, पहले तो मैं जनरल साहब से मेरी वाकफियत नहीं है इतनी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये स्पेकुलेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी कतन कोई बात नहीं हुई, इसलिए ऐसे मामलों को कंट्रोवर्शियल मत बनाएं। दूसरी बात जो कोरोना की है, कोरोना का मामला हुकूमत की कोई पॉलिसी इस वक्त नहीं है। पेशावर में बाजार भरे हुए हैं, बसें भरी हुई हैं, कोई किसी ने हुकूमत ये भी नहीं कह सकी कि आप मास्क पहन के जाए। हमने जो आदमी भी वहां पर आया जलसे में उनको कहा कि मास्क पहन के आए। मास्क आपके तो स्टेज पे लोगों ने मास्क ही शायद पहने थे, लेकिन देखे ना सुपर स्प्रेडर इवेंट तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि नहीं पहने हुए थे, लोगों की मर्जी है, लोग नहीं पहनते, हुकूमत ना कह रही है पहने, ना हुकूमत एनफोर्स कर रही है। यार आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। अगर गवर्नमेंट नालायकी कर रही है तो क्या आप भी वही करेंगे? मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हुकूमत है जिसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सिर्फ जलसों में कोरोना फैलता है, बाजार में नहीं फैलता? सुपर स्प्रेडर इवेंट्स तो शायद यही है ना, ये सुपर स्प्रेडर्स हैं, हजारों लोग हैं इकट्ठे एक बाजार में, 400-500 वी आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन वन जलसा। मेरे मालिक साहब, कल जमात इस्लामी ने जलसा किया है, 3 दिन पहले हुकूमत भी जलसे कर रही थी। बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था उनका, कोरोना फैलता है, बिल्कुल गलत था उनका। जलसे में पीडीएम के जलसे में कोरोना फैलता है तो पीडीएम के जलसे बंद कर देते हैं। हुकूमत पॉलिसी बना ले, हुकूमत चाहती क्या है इस मुल्क में, आपकी कोविड के मुताबिक पॉलिसी क्या है, इसको जरा ऐलान कर दे। हुकूमत आज तक ये नहीं कह सकी, वज़ारत नहीं कह सका कि सारे लोग मास्क पहन के घर से निकले। ये आज 7 महीने के बाद हम ये भी नहीं कह सकते। चल शायद, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल दैट। 10 सेकंड मुझे चाहिए, क्या अपोजिशन के इस बयानिए से आप करते हैं कि बिकॉज द गवर्नमेंट ने अगर मकअप किया है तो हम भी मकअप करेंगे? इज दैट अ लॉजिक? ये 10 सेकंड बिल्कुल 30 सेकंड। अनफॉर्चुनेटली अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो यहाँ तक रिड्यूस हो गया है, और इसीलिए जो असल मवाद है पब्लिक डिस्कोर्स का वो टीएलपी जैसी जमातें कैरी कर रही हैं। ये लम्हा फिक्र है। देखें, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब लॉकडाउन नहीं कर रहे थे तो ये सारे छलांगे मारते थे लॉकडाउन करो। आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उस टाइम भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और थी, आप कोई और पॉलिसी चाहते थे, आप चाहते थे ज़्यादा कंट्रोल्स हों, आप चाहते थे कि लॉकडाउन हों। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी सियासत ऐसी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पैनलिस्ट। नाज़रीन, यही हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स इतनी खौफनाक तरीके से पोलराइज्ड हो गया है मुल्क कि समझ नहीं आती। अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूर का ख्याल क्यों नहीं करते? एंड इन दी एंड हमारी एक बड़ी अच्छी हस्ती एक और आज फौत हो गए, चौधरी अनवर अजीज़ साहब। वाज अ ग्रैंड ओल्ड मैन, ज़बरदस्त इंटेलेक्ट थी, विजडम था, और बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स जिसको हम कह सकते हैं। तो मेरी तो आपसे ज़ाती तौर पर दरख्वास्त है, एक दुआ ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।